थियोरेटिकली मेनली तो सबसे पहले जब भी हम पीएससी की तैयारी या किसी भी तैयारी की बात करें तो पहले ये जानना जरूरी है कि उसका सिलेबस क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस हमें एक बार पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें कितना टाइम देना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स क्या क्या है और तैयारी में कितना टाइम देना पड़ेगा। उस हिसाब से हम अपना टाइमिंग स्लॉट्स डिवाइड कर सकते हैं और जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए हो जाएगा कि वो अपना टाइम टेबल बना लेंगे और उसी हिसाब से जो अच्छे जो सब्जेक्ट्स हैं वो टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो तैयारी पहले तो यहाँ से हो जाएगी कि हम सिलेबस को पूरी तरह से देख लें कि क्या है उसमें, सब क्या है और उसके बाद हम तैयारी शुरू करें। और फिर लास्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप ये हो सकता है हमारा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पीएससी में, उसका क्या पैटर्न है और किस तरह का वो पैटर्न फॉलो करता है। तो काफी कुछ हमें ये गाइड मिल जाएगा कि पीएससी का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन वो आते हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हर बार नया कुछ पैटर्न बनता है। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से आते हैं। वैसे तो डिसाइडेड है पीएससी में कि इस सब्जेक्ट का इतना वेटेज होगा, पर कई बार वो उस पैटर्न को वो फॉलो नहीं करते हैं। तो ये हमें पता चल जाएगा जब हम पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्योंकि 2014 से हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है और शायद इस बार भी नया जो होगा वो चेंज होगा। तो पैटर्न जो होगा वो हमें समझ आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी शुरू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और साथ ही साथ हम जो डेली की जानकारी है जो आते हैं जनरल नॉलेज के रूप में, वो भी अपना मजबूत करते जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। नमस्ते भारती मैडम। मैडम आपसे ये पूछना था कि आखिरी जब आपके पास 10-15 दिन हो तो आप आखिरी के समय में कैसे तैयारी करें? आखिरी का जो टाइम होता है बहुत स्पेशल होता है, गोल्डन आवर की तरह होता है, क्योंकि तो उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम आप क्योंकि पहले से 15 दिन जो हो चुके होंगे लास्ट के, वो आपके रिविजन के लिए रखिए आप। और वो टाइम स्लॉट जो होगा बाकी टाइम स्लॉट से अलग होगा, क्योंकि इसके पहले आपने उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई है, तो वो आप उसमें रिवाइज करते रहिए, उस चीज को ज्यादा रिकॉल करने की कोशिश करिए जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर आपने साल भर भी पढ़ाई की है और उसके बाद लास्ट के 15 दिन बहुत स्पेशल होते हैं और अगर आप वो चीज याद नहीं कर पा रहे हैं या फिर रिविजन नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और याद नहीं आएगा और हमने जो साल भर मेहनत की है वो एग्जाम टाइम पे हमको याद नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि आप अगर ग्रुप स्टडी में नहीं बिलीव करते तो खुद ही एक दिन का एनालिसिस करते रहिए और खासकर जो आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं उसको खासकर रात के टाइम सोने के टाइम उसको रिकॉल जरूर करिए कि आज हमने दिन भर में हमारे टाइम टेबल के हिसाब से क्या पढ़ा है, उसमें कितना आउटपुट हमें मिला है। मैडम एक्चुअली ये पूछना था, जो करंट अफेयर है वो लास्ट के जैसे अभी भी करंट अफेयर बन ही रहे होंगे, तो हमको करंट अफेयर किस महीने तक का देखना होता है? जैसे जुलाई में एग्जाम है तो करंट अफेयर हमें क्या उसके पहले जून तक का देखना है या फिर उस वैसे तो क्वेश्चन पेपर क्योंकि पहले तैयार हो जाते हैं तो जरूरत नहीं होती है, पर कई बार वो करंट पैटर्न का एक पैटर्न नहीं होता है तो उस पर ध्यान में रखिए। करंट पैटर्न में मेनली वो चीजें आती है जो जनरली चल रही होती है हमारे आसपास, तो न्यूज़पेपर से वो चीजें कवर हो जाएगी। तो बहुत लास्ट तक का भी अगर आप करंट अफेयर आपका प्रिपेयर नहीं है तो भी चल सकता है। जी मैम। मैम कोई टिप देना चाहेंगे आखिरी के टाइम के लिए? लास्ट टाइम के लिए बस ये टिप देना चाहूंगी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहिए। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं खासकर हम भी जब होते थे ऐसा होता था कि बहुत थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और ये ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा एग्जाम है, जब एग्जाम आता है तो नर्वस हो जाते हैं। बस एक बात ध्यान में रखिए कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमें वो पोस्ट कितनी भी उससे हमें नहीं मतलब है, एक पोस्ट हमारी है और वो फिर रहेंगे। किसी भी हालत में किसी भी दुविधाएं आए या कोई भी परेशानी आए, वो पोस्ट हमारी है और कैसे भी करके हमें उसे अचीव करना है, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लास्ट में कोई भी परेशानी आए तो ये दिमाग में रखिए कि वो पोस्ट हमें अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। थैंक यू। आगे भी कुछ लगता है तो बताइए प्लीज। जी थैंक यू। हेलो भारती मैडम, एक सवाल आया है जिसमें ये कहते हैं मिस्टर मेश करके मिस्टर मेश हैं कि एग्जाम में एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में कितना बेनिफिट होता है? एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में कितना बेनिफिट होता है?
एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट करिए, मुझे समझ नहीं आया। एग्जाम में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में कितना बेनिफिट होता है? बेनिफिट तो है, इसलिए मैं कहूंगी क्योंकि हर जो एग्जाम होता है उसका एक पैटर्न होता है। जैसे प्री में एमसीक्यू पूछेगा और जो हमारा सेकंड होता है मेंस का पेपर होता है, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस की डिमांड होगी। हर एग्जाम की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें सारे ऑप्शंस, हमें लगता है कि हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया लगभग और हमें सब याद है, तो जब हम उस पैटर्न में प्रैक्टिस करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं, क्योंकि वो जो ऑप्शंस होते हैं वो लगभग रिलेटेड होते हैं। तो उस पैटर्न में मुझे लगता है अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 80% चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी कि हमारा कॉन्फिडेंस कितना है। और उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, प्री हो या मेंस हो या फिर इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, तो आप कितने प्रिपेयर हैं वो आप चेक कर सकते हैं। हेलो जी, जय शिवा मैम, मैं शशांक बोल रहा हूँ। मैम मैं मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम जैसे अपन ने इंग्लिश मोड में अपन ने एग्ज़ाम दिया है और जैसे इंटरव्यू में अपन जाते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है क्या, जैसे हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है? इंटरव्यू में लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जिस भी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है आप उसमें अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। बीच बीच में वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हमारी जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें हम बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के यूज करते हैं, तो करिए। पर अगर आपकी हिंदी है तो आप बेशक हिंदी से ही शुरुआत करिए। जब आप एंटर करते हैं वहां से ही, अगर इंग्लिश में शुरू कर रहे हैं तो इंग्लिश से ही शुरू करिए। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कंफर्टेबल है। थैंक यू मैम। एक सवाल है एक अभ्यर्थी का, पेपर में ऑप्शन टर्मिनेट कैसे करें? ये लगता है जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग ये सही आंसर कैसे चुने कि पेपर में ऑप्शन टर्मिनेट कैसे करें? एमसीक्यू की बात कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो उसमें ये रहता है कि पहले तो दो तरीके हैं, या तो क्वेश्चंस में से आपको 3 आंसर सारे आंसर्स पता होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस है उस चीज को लेकर कि ये आंसर इसका पक्का है। और पर अगर आपको चारों आंसर या फिर सेकंड पे आप 50-50 करके कर सकते हैं कि ये हो सकता है, और दो में डिवाइड हो जाएगा वो आंसर कि ये हो सकता है या फिर ये प्रोबेबिलिटी वो आ सकता है। थर्ड फिर ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आपको कोई भी आंसर नहीं पता है, तो उसमें हम ये ट्रिक अपना सकते हैं कि ड्रॉप आउट पैटर्न हम उस पे चूज करें कि ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उसको पहले निकाल दें। फिर सेकंड में आप उस चीज को रिकॉल करें कि जैसे आजादी की लड़ाई या फिर कोई भी पैटर्न हो, तो कि ये आंसर हो सकता है या नहीं, आप रिकॉल करें, सारी चीजें याद करने की कोशिश करें। तो दूसरा भी आपके पास आएगा कि उसके आसपास की अगर डेट है या फिर वो पैटर्न अगर बन रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये भी बाहर निकल गया, उसको हटाते जाइए। तो एग्जिट पैटर्न से भी आप उसको कर सकते हैं अगर कोई भी आंसर आपको नहीं पता है। कोई एक ऑप्शन आएगा जो उसके एकदम आसपास होगा, जो आपको भी नहीं पता कि हो सकता है या नहीं हो सकता, पर उसके थोड़े सर्कल के आसपास आएगा जो लगेगा आपको कि हाँ ये हो सकता है, बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते। कैसे भी करते जी। एक और सवाल है ऋतु विके का, इंटरव्यू में कौन से सब्जेक्ट से पूछते हैं? इंटरव्यू मैं बोलूंगी बेसिकली इंटरव्यू वो रहता है कि आपके व्यक्तित्व को जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि प्री और मेंस में उन्होंने आपको देखा नहीं है, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी लाइफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप किस जगह से हो, आपने क्या पढ़ाई की है। तो सारा बैकग्राउंड हमें तैयार करना पड़ेगा कि आप जिस जगह से हो उसकी क्या खासियत है, वहाँ पे क्या विशेषता है उसकी, क्या वहाँ पे अनाज उत्पन्न होता है, भौगोलिक रूप से भी हम उसको जान ले, और आसपास के जिले जो लगे हुए, मतलब हर वे में हम उसको जान ले। फिर दूसरा आता है कि आपका एजुकेशन क्या रहा है, तो एजुकेशन से भी संबंधित सारी चीजें आप याद कर लें कि जैसे मेरा नवोदय से था, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किसने की है, मतलब आपके जो हर बारीक हो चीज
जो आपके रिज्यूमे में आती है या फिर आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है वो सारी याद कर ली। फिर आपका आ जाएगा कॉलेज का, आ जाएगा कि आपने कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की है, कब इस्टेब्लिश हुआ है, क्या सब्जेक्ट था आपका, और वो सब्जेक्ट से भी रिलेटेड जो आपने चूज किया है उससे भी रिलेटेड वो पूछेंगे ये टेस्ट करने के लिए कि आपने जो पढ़ा है 3 साल या 4 साल जो किया है उसमें आपकी कितनी नॉलेज है। बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत ज्यादा आप उम्मीद वो ये भी नहीं करते हैं कि मास्टर्स तक का जो है आपको याद हो, पर बेसिक चीजें अपने पता होनी चाहिए। ओवरऑल ये है कि आपका जो भी अब तक का सफर रहा है वो ये जानना चाहते हैं कि आपको उसके बारे में कितनी पकड़ है, कितना कुछ आप जानते हैं उसके बारे में। जी, अगर कोई अनम्यूट करके सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा एक सवाल अभी अभी आया है, ये थोड़ा सा आपसे जुड़ा हुआ है। मैडम जी, आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा था? अच्छा, मुझसे ये पूछा गया था इंटरव्यू में, उन्होंने शुरुआत यहाँ से की थी क्योंकि हाँ, हॉबीज से रिलेटेड क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था कि आप बालाघाट जिले से हैं, बालाघाट जिले की विशेषता क्या है, वहाँ पे किस तरह का अनाज उत्पन्न होता है और क्या क्या उत्पन्न होता है, क्या खासियत है, ये पूछा था। तो मैंने मैगजीन के जो वहाँ पे तांबा उत्पन्न होता है उसके बारे में बताया था, उसकी खदान के बारे में बताया था, और अनाज के बारे में पूछा था उन्होंने कि कैसे उगाते हैं, क्या होता है। तो जितनी नॉलेज थी मैंने उन्हें बताई। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कौन ट्राइब को वो उस पे बिलोंग करते हैं, तो क्या विशेषताएं होती है। तो मैंने उन्हें उनकी विशेषताएं बताई जो कौन ट्राइब की है कि थोड़ी चपटी होती है, जो पहनावा हमारा होता है, खान पान का जो तरीका होता है, किस तरह दिखते हैं, मेनली किस जिले में बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें बताई। फिर हॉबी से रिलेटेड आया तो चूंकि मेरा हॉबी गाना गाना और डांस पे था तो उन्होंने गाने पे ही क्वेश्चन पूछे और 2-3 गाने उन्होंने गवाए और साथ ही उन्होंने गोंडी गाने भी गाने के लिए मुझे कहा था। और उसके अलावा ये पूछा कि एक क्वेश्चन वो ऐसा पूछते हैं कि आपको किसी सिचुएशन में वो डाल देंगे कि अगर ये सिचुएशन होती है तो आप उसमें किस तरह का डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होता है। तो मुझसे तब पूछा था तो जवाब कोई भी क्वेश्चन जब वो डिसीजन मेकिंग बनाते हैं तो हमें बैलेंस जवाब देना है। वो हर बार थोड़े क्वेश्चन इस तरह के पूछते हैं कि अगर आपको इस सिचुएशन में फंसा दिया जाए, कहीं दंगे हो रहे हैं, तो आप क्या डिसीजन लेंगे। तो डिसीजन तो हमेशा हम उस तरह के लेते हैं कि जो लॉफुल हो और उत्तेजित होकर हम कभी भी डिसीजन नहीं लेते। बैलेंस डिसीजन जो लेना होता है उस तरह के क्वेश्चन तो मैंने पूछे और खासकर आपकी लाइफ से ही रिलेटेड पूछेंगे तो इंटरव्यू बहुत अच्छा पार्ट होता है। आप अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। जी धन्यवाद। एक अभ्यर्थी हैं जो नाम नहीं दिखाई दे रहा है, उनका वो ये पूछ रहे हैं कि सिलेबस के अलावा और किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए हमारी पीएससी के लिए। सिलेबस के अलावा सिलेबस तो वैसे 98% आपका कवर कर चुका होता है, पर सिलेबस के अलावा एक चीज जो निकल कर आएगी वो आपका जीके होगा। जीके क्वेश्चन का क्योंकि कोई पैटर्न भी नहीं होता है कि यही पूछा जाएगा या फिर इससे ही आएगा, तो इसके लिए आपको डेली जीके या फिर आप जो मैगजीन पढ़ रहे हैं तो वो आपको बार बार रिकॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि जीके में जो सारे नाम याद करने पड़ेंगे, नए नए प्लेसेस याद करने पड़ेंगे, तो वो एकदम से ये नहीं याद करेगी। जीके के लिए तो मेरा ये मानना है कि जो भी आप मैगजीन प्रेफर कर रहे हैं, पर्टिकुलर इस मैगजीन का नहीं बोलूंगी, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं वो मैगजीन आप प्रेफर कर सकते हैं और उस मैगजीन को डेली सुबह आप रिकॉल करिए और अगले दिन फिर उसको रिपीट करिए कि आपको उसमें से कितना याद हुआ है, क्योंकि याद करने में जो है वो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, खासकर नई चीजें जब हम याद करते हैं। तो इस तरह से जीके आपका कवर हो जाएगा। और सिलेबस का थोड़ा बहुत जो बाहर का आता है वो इस तरह का आता है कि कुछ आसपास ही आएगा वो, कि आप उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो वो चीजें बन जाएगी आपको। कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा अलग सा कुछ आएगा नहीं वैसे तो। जी एक अभ्यर्थी हैं जो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन से बुक इम्पोर्टेंट होते हैं एमपीपीएससी एग्जाम के लिए,
शायद तो वो आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं कि शायद आपने कौन कौन से बुक्स सिलेक्ट किए थे। बुक्स का तो बहुत ज्यादा लगता है कि जो नॉर्मल सभी बुक्स पढ़ते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ ली इंडियन पॉलिटी के लिए, और हिस्ट्री के लिए हमने प्रिपेयर कर लिया था हमारी एनसीईआरटी, और फिर मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा, मिडिवल की काफी कुछ उससे हमने कवर कर लिया था। ज्योग्राफी का माजिद हुसैन, और ज्योग्राफी का मतलब इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों के लिए, और इंडियन इकोनॉमी का हमारा आ गया था नितिन सिंह उनकी बुक से। और एमपी का क्योंकि बहुत सारी बुक्स में काफी कुछ गलत ऐसा दिया हुआ है, तो वो थोड़े बुक्स जब भी आप पढ़ें केयरफुली पढ़ें। बहुत सारे एस्पिरेंट जो है लूसेंट को प्रेफर करते हैं, लूसेंट अच्छी बुक है, क्विक पढ़ेंगे ऑफिशियल करके। ये राइटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, थोड़ा केयरफुल एमपीपीएससी में राइटिंग स्किल कितनी महत्वपूर्ण है? राइटिंग स्किल का मतलब क्या होता है? सुंदर राइटिंग या जो लिख रहे हैं उस वाक्य में सही शब्दों का समावेश? ये एक प्रकार से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, ये राइटिंग का कितना महत्व है? राइटिंग का ऐसे तो महत्व है, पहला तो ये है कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, मतलब आपका शब्दों का समावेश कितना अच्छा है। पहली चीज तो ये कि वो है पहला मतलब इसका, और ये कि आप कम शब्दों में कितना अच्छा लिख पा रहे हैं ये। पर दूसरा जो आता है कि जो राइटिंग अगर आपकी सुंदर है तो वो सोने पे सुहागा की तरह है, कि जो कॉपी चेक कर रहा होता है व्यक्ति, अगर देखेगा कि आपकी जो कॉपी है आपने बहुत अच्छा लिखा, वो मार्क्स देगा उस पे। और अपने खासकर आप जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर अटेंड करते हैं, या फिर कोई भी खासकर 15 मार्कर की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आप एक पैटर्न बना लीजिए कि क्वेश्चन आपका आएगा, उसमें जो आप राइटिंग लिखेंगे तो कुछ आप ऐसे करिए कि आप उसमें फ्लो चार्ट बना दे या फिर डायग्राम बना दे अगर उसमें रिक्वायरमेंट है तो उससे ये हो जाएगा, आपके पेजेस भर भी जाएंगे और पेजेस के साथ वो जो राइटिंग वो जो आपका आंसर है वो सुंदर लगेगा। तो जब भी हम किसी भी व्यक्ति की आप मेंटलिटी देखिए कि अगर वो चेक कर रहा हो वही एक तरह के आंसर पढ़ पढ़ के वो भी बोर हो चुका है, पर वो जब देखेगा कि डायग्राम बने हुए हैं, बकायदा उसमें मेंशन है थोड़ा सा, तो उसको भी देखने में अच्छा लगेगा। और जो राइटिंग सुंदर की आप बात कर रहे हैं वो थोड़ा इस तरह का है कि सोने पे सुहागा की तरह है, कि राइटिंग सुंदर देख के किसी को भी अच्छा लगता है तो वो कई बार खुश होकर नंबर के हाँ ठीक है, पर नंबर केवल इस बात पे नहीं मिलेंगे कि आपने गलत भी लिख दिया तो नंबर दे देगा, वो अच्छा लिखेगा तो ही नंबर देगा। आधे नंबर हो सकता है कि वो इस बात पे दे दे कि आपकी राइटिंग अच्छी है क्योंकि सुंदर लग रही है कॉपी आपकी। जी, एक सवाल है मीडियम को लेकर के कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे दिक्कत तो नहीं है क्या? हिंदी मीडियम से भी निकाल सकते हैं क्या एग्जाम? मैं ये बताना चाहूंगी सभी जो एस्पिरेंट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मीडियम का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडियम कोई भी हो आपका, ये हो सकता है कि हिंदी मीडियम में जो है, क्योंकि अभी जो जिस तरह का पैटर्न हम यूज कर रहे हैं, जिस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं, थोड़ा उसका जो क्वालिटी है कम हो गई है, तो ज्यादा अच्छी हिंदी हमें यूज करनी पड़ेगी जो हम नहीं करते हैं, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है। पर मीडियम का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी आप लैंग्वेज में लिखिए, अगर हिंदी इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल है बिल्कुल अच्छे से उसको लिखिए। मीडियम से स्कोर या फिर आपका जो क्या बोलते हैं रैंक वो नहीं डिसाइड होगी।